हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ये जीवनी और उनके उपदेशों का वर्णन करें। ये 2026 के एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जीवनी और उनके क्या उपदेश दिए थे, इन उपदेश के बारे में बताना, इन उपदेश का वर्णन करना। तो सबसे पहले हम महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। तो महावीर स्वामी का महावीर स्वामी जो थे वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के नाम से जाने जाते थे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे। तो वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के नाम से जाने जाते थे। इनका जो जन्म हुआ था वह 540 ईस्वी में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। मतलब महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का जो नाम था, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता श्री त्रिशला देवी थी। ये 30 वर्ष की उम्र में अपने घर से निकल जाते हैं और ये गृह त्याग कर बहुत कड़ी तपस्या करते हैं और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद जब इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए तो 12 वर्ष तक कठोर तपस्या और ध्यान करने के बाद इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब वह 12 वर्ष तक तपस्या किए तो तपस्या करने के पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब यह महावीर स्वामी के नाम से जाने जाने लगे और महावीर स्वामी कहलाए। इनका जो मोक्ष निर्वाण जो था वह 468 ईस्वी में पावापुरी में हो गया था। यहाँ से भी अब पूछा जाता है कि इनकी मोक्ष की प्राप्ति कब हुई थी। तो मोक्ष की प्राप्ति 468 ईस्वी में पावापुरी में हुई थी। इनकी कुछ उपदेश था, कुछ शिक्षाएं इन्होंने दिए थे। सबसे पहला इनका उपदेश था कि अहिंसा। अहिंसा करने का मतलब हमें हिंसा से बचना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करना चाहिए किसी भी जीव का। ना तो मन से हिंसा करना चाहिए, ना वचन से हिंसा करना चाहिए और ना ही कष्ट से। इनके कहने का मतलब था कि हम ऐसा बोली बोले कि हमारे मन, वचन और कर्म से किसी भी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे, कष्ट ना हो। दूसरा इनका उपदेश था सत्य। हमें सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए, हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए, असत्य के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। तीसरा उपदेश था इनका अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है कि जो वस्तु हमारी नहीं है उसे बिना अनुमति को नहीं लेना चाहिए, बिना अनुमति के नहीं लेना चाहिए। मतलब जो हमारी वस्तु नहीं है, जो वस्तु हमारी नहीं है उसे बिना अनुमति का नहीं लेना चाहिए। तीसरा अगला आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है और इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर पवित्र जीवन जीना है। हमें अपने पवित्र जीवन जीना, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना। हमारी इंद्रियां जैसे कि पता है कि 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उस 5 ज्ञानेंद्रियां पे कंट्रोल रखिए और हमें पवित्र जीवन जीना है। ये चौथा उपदेश था। पांचवा उपदेश इसका अपरिग्रह था। अपरिग्रह का मतलब होता है हमें लोभ, मोह और वस्तुओं का अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। मतलब लोभ, मोह और वस्तु इसका जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। ये महावीर स्वामी का कुछ उपदेश था। बढ़ते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इस हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषता क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषता क्या है। तो जैसा कि हमें पता है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीन और एक योजनाबद्ध सभ्यता थी। जब हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो ये विश्व की सबसे पुरानी तो थी ही थी, सबसे पुरानी के साथ साथ ये योजनाबद्ध सभ्यता थी। योजनाबद्ध सभ्यता कहने का मतलब क्या? ये सभ्यता एक योजनाओं के तहत चलता था और इस सभ्यता में सुनियोजित नगर का निर्माण था, नाले का निर्माण था, भवन का निर्माण था। इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहला विशेषता है 2 स्तरीय नगर। 2 स्तरीय नगर कहने का मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे वह 2 स्तरीय नगर था। सबसे पहला स्तर जो था वह ऊपरी स्तर था। ऊपरी स्तर जो था, यह ऊपरी स्तर
ऊपरी स्तर को हम लोग दुर्ग भी कहा, इसको दुर्ग भी कहा जाता था। और ये जो ऊपरी स्तर था ये राजाओं के लिए हुआ करता था, शासकों के लिए हुआ करता था। मतलब शासक यहाँ पे आते थे और शासक वर्ग यहाँ पे बैठा करते थे। दूसरा हिस्सा जो था वो दूसरा हिस्सा निचला स्तर था या निचला नगर था। ये निचला नगर था, यहाँ यह आम जनताओं के लिए हुआ करता था। निचले नगर में आम जनता रहते थे और सामाजिक विभाजन और सामाजिक व्यवस्था को ये नगर दर्शाता है। जब इसकी हम दूसरी विशेषता की बात करें तो दूसरी विशेषता इसका आ जाएगा सड़क व्यवस्था। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा व्यवस्था या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वह एक दूसरे को षटकोण पे काटती थी, मीन्स 90 डिग्री पे काटती थी। सड़कें बहुत चौड़ी हुआ करती थी और यहाँ की जो गलियां होती थी वह गलियां साफ सुथरा रहती थी। एक व्यवस्था हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की सड़कें चौड़ी होती थी, सड़कें समकोण पे काटती थी, मीन्स 90 डिग्री पे काटती थी और गली जो होती थी वह साफ सुथरा रहती थी। ये इसकी गली, ये इसके सड़क की व्यवस्था था। तीसरा व्यवस्था की यदि हम बात करेंगे तो इसमें आता है जल निकास प्रणाली। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली का बहुत ही उत्तम व्यवस्था था। मतलब यहाँ पे नलियां बनी हुई थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये नलियां जो था वह ढका हुआ था, ढक्कन से ढका हुआ था ताकि जो गंदगी हो वह जमीन के अंदर रहे और गंदगी ना फैले। या उस सभ्यता की बहुत बड़ी विकसित प्रणाली को दर्शाता है कि जो उस समय नदियों को ढककर रखा करते थे। तीसरा की बात करेंगे तो यहाँ पे सार्वजनिक स्नानागार था। स्नानागार का मतलब होता है स्नान करने के लिए, सार्वजनिक स्नानागार। मोहनजोदड़ो, ये सार्वजनिक स्नानागार जो था यह मोहनजोदड़ो में था। इसकी बात करेंगे तो यह मोहनजोदड़ो में था। एक विशाल था और यह पक्की ईंटों से बना हुआ था। यह जो सार्वजनिक स्नानागार था यह पक्की ईंटों से बना हुआ था। इसके साथ साथ विशेष अवसरों पर जब कोई त्योहार वगैरह हुआ करता था या कोई विशेष अवसर होता था इसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाता था। पांचवा बात आता है अन्नागार। अन्नागार का मतलब एक विशाल अन्नागार था जहाँ पे अन्न को रखा जाता। इस अन्न में गेहूं, जौ इत्यादि अन्न को रखा जाता था। एक विशेषता इसकी ये भी हो जाएगी। असली और लास्ट था आवासीय भवन। जब इसकी लास्ट विशेषता की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आवासीय भवन। आवासीय भवन जो था यह घर प्रायः 2 मंजिला होते थे। यहाँ के घर जो थे वह 2 मंजिला हुआ करते थे, 2 मंजिल का घर हुआ करते थे। और इसके साथ साथ घर में आंगन की व्यवस्था, मिट्टी की व्यवस्था, इस सब की व्यवस्था होता था। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की विशेषता की यदि बात करें तो इसमें सबसे पहली विशेषता यह होगी कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, यह विश्व की सबसे पुरानी और पुराने के साथ साथ योजनाबद्ध सभ्यता थी, जहाँ पे नगर एक निश्चित ढंग से बना हुआ था जिसे सुनियोजित नगर के नाम से जाना गया। इसकी जब हम विशेषता की बात करेंगे तो सबसे पहली विशेषता आता है 2 स्तरीय नगर। यहाँ का नगर जो था बच्चा हुआ 2 स्तर में बटा हुआ था। 2 स्तर में बटा होने का मतलब ये है कि एक भाग था ऊपरी स्तर या इसी को ऊपरी नगर कहते हैं और दूसरा भाग था निचला नगर। यह जो ऊपरी नगर हुआ करता था, ये ऊपरी नगर इसे दुर्ग क्षेत्र कहते हैं और यह नगर खासकर राजाओं के लिए हुआ करता था, शासक वर्ग यहाँ पे राज करते थे। निचला नगर की बात करोगे तो ये निचला नगर आम जनता के लिए था, आम लोगों के लिए हुआ करता था। दूसरी व्यवस्था की बात करते हैं हम लोग आगे दूसरी व्यवस्था हुआ सड़क व्यवस्था। जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो यहाँ की सड़कें समकोण पे एक दूसरे को काटा करती थी और सड़कें चौड़ी हुआ करती थी, गली साफ सुथरा रहा करता था। ये इसकी सड़क की व्यवस्था होगी। तीसरी हम बात करेंगे जल निकास प्रणाली। जब हम जल निकास प्रणाली की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली की बहुत अच्छा तरकीब देखा गया। यहाँ पे जो नालियां थी वो नालियां ढक्कनों से ढकी हुई थी ताकि गंदी पानी बाहर ना जाए। और अगली विशेषता था सार्वजनिक स्नानागार। मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा स्नानागार था जो पक्की ईंटों से बना हुआ था। जब कोई विशेष अवसर हुआ करता था या कोई पर्व त्योहार हुआ करता था तो इस स्नानागार को खोल दिया जाता था ताकि लोग वहां पे जाके स्नान कर सकें। अगला आता है अन्नागार। इस अन्नागार में बहुत बड़ा अन्नागार था जिसमें अन्न को रखा जाता था और इस अन्न में गेहूं, जौ इत्यादि प्रकार के अनाज को रखा जाता था। अगली विशेषता की हम बात करेंगे तो अगला आता है आवासीय भवन। यहाँ की भवन जो हुआ करते थे, मतलब रहने वाले जो भवन हुआ करते थे वह 2 मंजिला हुआ करते थे और घरों में
मंजिलों के प्रॉपर खिड़कियां हुआ करता था, दरवाजा हुआ करता था, मतलब वहाँ के लोग प्रॉपर आवासीय भवन में रहा करते थे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं